एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज जो हमारी स्टडी की टॉपिक है वो है लॉ एंड सोसाइटी एंड करप्शन। ठीक है, और ये यूनिट 5 जो है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है। तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कवर करने की कोशिश करती हूँ, बट ये एक टॉपिक मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें से आपको पढ़ना क्या है कि रूल्स क्या बने, रेगुलेशंस कब, कौन से एक्ट बने, कौन सा एक्ट कहता क्या है, और कौन सा एक्ट को लागू करवाने में किसका योगदान रहा है, कौन वोमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। ऐसी ही चीज़ है इसमें। पॉलिटिकल इश्यूज़ आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, लाइक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में क्या पढ़ना है आपको। पॉलिटिकल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि जो है लोकतंत्र क्या होता है, अधिनायक तंत्र क्या होता है, मोनार्की क्या होती है, ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे वहाँ कितनी हैं, नेशनल कितनी है, या फिर जैसे कि मान्यता प्राप्त कौन करता है, चुनाव आयोग के बारे में भी ये चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। कब हमें 18 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया वोट देना, ये हमारा कौन सा अधिकार है। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, आपको पता है कि अब कितने ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आप किस एरिया में इधर जा सकते हैं पढ़ने को। सो ट्राइब, नेशन, ट्राइब को पता है, तो ट्राइब यहाँ पे कैसे आ जाएगा। और हाँ, यूनिट 5 और यूनिट 8 जो है ना, वो आपको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं आप। ज़्यादातर उसमें भी सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स डाले गए हैं। तो कौन सा लॉ बना, क्या होता है ये चीज़, जैसे कि ऑनर किलिंग क्या होती है, इसमें ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, करप्शन क्या होता है। ऐसे तो हमें पता होता है करप्शन, भ्रष्टाचार भाई होता है भ्रष्टाचार, बट अगर आप उसको परिभाषित करने बैठो या फिर आपको उसको सेंटेंस में दे दिया जाए तो वो चीज़ें ना हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो असर्शन एंड रीज़न में आ सकता है, करप्शन की रैंकिंग आ सकती है, एनीथिंग आ सकता है। तो ट्राइब क्या होता है, ये वीडियो पड़ी है। नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर्स। सो स्टेट क्या है, राज्य क्या है, राज्य की विशेषता क्या होती है। राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हुए हैं, लेकिन लॉ ऑफ फोर्स दिया गया है, विकासवादी सिद्धांत है, समझौते का सिद्धांत है, किसने दिया, क्या दिया, ये सब चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी है। ब्यूरोक्रेसी सब जानते हैं वेबर का है, बट इसकी आलोचनात्मक भी ब्यूरोक्रेसी पे अगर कोई बुक है तो वो आपको ज़रूरी है। तो आप अपने स्तर से अगर इस चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अधिक होगी। और आप जो भी मतलब रिवीजन, फिर वीडियोस आते हैं तो रिवीजन, तो मेरा बस ये कहना है कि आप खुद से सर्च करिए पहले टॉपिक्स को, खुद से उसके बारे में डिटेल लिख लीजिए। देन आपको अगर कोई वीडियो प्रोवाइड करवाता है फिर उसको देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर जो है उसको सॉल्व करिए। और ये काफ़ी 3-4 प्रैक्टिस होने के बाद आप वो उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है इसमें गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, कैसे मतलब गवर्नेंस में डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बहुत सी एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर में, बजट से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जैसे हमारा सोशल कल्चर होता है ऐसे ही पॉलिटिकल कल्चर होता है। हर जगह हर एक इंस्टीट्यूट का अपना कल्चर होता है। सोसाइटी का तो होता ही है कल्चर, अपना इंस्टीट्यूट का भी एक कल्चर होता है कि हमें किस इन्वायरमेंट में कैसे क्या करना है, उसकी क्या संस्कृति होती है। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब राजनेता क्या, मतलब राजनीति में जो भी है उनको कैसे टिकट मिलता है, कैसे वो चुनाव क्षेत्र किस आधार पर बांटे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके कल्चर। ग्रास रूट एंड डेमोक्रेसी में तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, विकेंद्रीकरण, इसमें आपका टोटल आ जाना है। लॉ एंड सोसाइटी जो कि आज आप पढ़ेंगे। जेंडर एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, जेंडर को कैसे एम्पावरमेंट किया जा रहा है, कैसे इक्वालिटी की तरफ काम किया जा रहा है। इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आ सकता है, क्योंकि उसमें भी इसकी बात की गई है। करप्शन भी पढ़ेंगे। रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो अगला सब टॉपिक है। तो रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन के द्वारा कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनिसेफ, यूनेस्को, ईलो, आईएलओ मतलब जिसको कहते हैं, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सब बनाए गए हैं। ये कहाँ हैं, इनका काम क्या है। और फिर हमारे जो अपने लेवल के हैं, लाइक इंडिया के भी कुछ हैं, बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ है, एडीबी है, क्षेत्रीय बैंकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और आपकी जितनी भी एनजीओ हैं एंड जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है।
नेक्स्ट है आपका सामाजिक आंदोलन। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। एंड विरोध, राजनीतिक गुट, दबाव समूह, वही चीज़ है। प्रेशर ग्रुप के बारे में है। एंड सोशल समूह, प्रेशर ग्रुप के पास अथॉरिटी होती है, वो एकदम हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वो राजनीतिक उनका पर्पस नहीं होता है कि वो चुनाव लड़े वगैरह। जाति क्या होती है, जाति प्रथा, निजाति, एथनिसिटी क्या होती है, आइडियोलॉजी, किसकी आइडियोलॉजी क्या है। लाइक अगर फूको की आइडियोलॉजी की बात करें तो उन्होंने बोला शक्ति और ज्ञान के आधार पे ही हम किसी के ऊपर अथॉरिटी जमा सकते हैं, मतलब हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। इसी तरह की आइडियोलॉजी, हेजीमनी की आइडियोलॉजी है, वो किसने दी थी, ग्राम्स्की ने दी थी। लिंग एंड दिव्यांगता पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत डिटेल मैंने उसमें बनाया हुआ है। लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। तो सेक्स जो होता है एक बायोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव है, बट जेंडर एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलनों पे भी मैंने वीडियो बना दिया है कि किस धर्म के आधार पे कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उनमें क्यों होते हैं आंदोलन। एक होता है रेवोल्यूशन और एक होता है मतलब वो होता है क्रांति लाना, एक होता है आंदोलन। इन दोनों में भी डिफरेंस मैंने बताया है कि इस क्षेत्र में आंदोलन हुए, कब हुए, किसने किए, उसके क्या पर्पस थे, ये बेस होता है। जैसे कि नील क्रांति हमेशा पूछ देता है इस तरीके से। सिविल सोसाइटी एंड नागरिकता। सिविल सोसाइटी यही चीज़ें, जो भी सिविल सोसाइटी जो ऐसे लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल जो क्लास होता है, उसको हम सिविल सोसाइटी के अंतर्गत ले सकते हैं। एंड जो नागरिकता, सिटीजनशिप, इस पे आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा, जिसमें CAA से लेके आपको NRP, NPR सब कुछ उसमें डिटेल आपको मिला हुआ है, मतलब मैंने बताया है। गैर सरकारी संगठन, वही NGO क्या है, जैसे कि क्राई हो गया, सेवा हो गया महिलाओं के लिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करना होगा। और आरक्षण और राजनीति, तो आरक्षण बोला जाता है कि किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। फिर आपका अगर जो 10% सवर्ण आरक्षण आया, कब लागू हुआ, क्या कहता है, ये सब चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़नी है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या स्टडी आपको करनी है। ओके, थोड़ा वीडियो, हाँ मुझे पता है कि लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये ज़रूर फ़ायदा करेगी कि आपको इन सब चीज़ों को स्टडी करनी है। और अगर आप यूनिट जो है, यूनिट के टॉपिक्स भी याद कर लेते हैं कि आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन और से कि हाँ ये इस यूनिट से है, तो इसमें ऐसे ये चीज़ कह रहा है। अब हम शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, और वो है लॉ एंड सोसाइटी, जो कि बहुत आसान है। आपको पता है कि लॉ एंड सोसाइटी क्या, लॉ सोसाइटी में क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले दुर्खीम, जो अगस्त कॉम्ट को आप ले ले, चाहे दुर्खीम को ले ले, तो ये सभी लोग ये कहते हैं, दुर्खीम ये कहते हैं कि बाध्यता, समाज जो है कि जो सामाजिक तत्व होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वो बाध्यता और बाध्यता के आधार पे काम करते हैं। और जब लोग उन चीज़ों का नहीं मानते तो वही तो एनॉमी हो जाता है ना। और जिसको आगे मर्टन ने भी परिभाषित किया, मर्टन ने भी एनॉमी की बात की आगे ले जा, कि साधन और लक्ष्य जो होते हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए और वो अच्छे होने चाहिए, और नहीं होता है तो वही अकार्य हो जाते हैं, मतलब समाज में दुष्प्रकार्य का कार्य करते हैं। तो आप इसी चीज़ से यहाँ पे हमें सोशियोलॉजी से इसको रिलेट करके स्टडी करना है। तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी है तो लॉ वहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर लॉ नहीं रहता है, जैसे क्या लिखा भी है कि सोसाइटी बिकम्स द जंगल विदाउट द लॉ, बिना उसके वो जंगल हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल अराजकता रहेगी, किसी से ना तो भय रहेगा, ना किसी काम को करने की रोक टोक रहेगी, जिसको जो मर्जी वो करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो समाज है, वहाँ यहाँ पे धर्मों की विविधता है, कल्चर की बहुत सारी विविधता है, एथनिसिटी है, आइडियोलॉजी, बहुत सारी चेंज हमारे मतलब सोसाइटी में है। मतलब हर चीज़ में हम क्या है, विविध हैं, हमारे पास बहुत सी वैरायटी है। तो अब सोसाइटी में जैसे कि हम घर में ही एकता बनाए रखने के लिए नियम कानून बना देते हैं, और हमें पता होता है कि इनकी बातों को ऐसे मानना है, ऐसे करना है। तो ये एक देश की बात हो रही है कि अगर हमें समाज को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें लॉ की ज़रूरत पड़नी है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कि आप आरक्षण ले लो, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, महिला घरेलू हिंसा की अगर जो एक्ट है, या विधवा पुनर्विवाह, ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे। तो ये सब क्यों ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी में सबको समान अधिकार मिले। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमें जो मिले हैं वो सब क्या है, वो इसी के तो अंतर्गत आते हैं, ताकि
सोसाइटी में हर इंसान को जीने का अधिकार बिल्कुल डिग्निटी के साथ हो। सो ये सोसाइटी के लिए लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी है, कानून जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि कानून एक बार बन जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसमें बिल्कुल परिवर्तन होता है। और वो सोसाइटी के जैसे जैसे सोसाइटी खुद को चेंज करती है तो वो लॉ भी उनको चेंज करना पड़ता है। और कई बार हमें लॉ को से एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अपनाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप अभी सीए का भी विरोध आप मतलब देख सकते हैं कितना हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि लॉ एंड सोसाइटी कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। पहले सती प्रथा थी, ठीक है। वो जैसे एक चीज़ और पहले समझिए कि एक कोई विचारधारा होती है, कोई आइडिया आता है, जब उसको कोई व्यक्ति करता है तो उसका व्यक्तिगत होता है, उसने किया। जब उसमें प्रैक्टिस आ जाती है, 2-3 लोग वो करते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है एक लोक रीति, फोक कल्चर हो जाता है। फिर उसके पीछे और मान्यताएं हो जाती है, फिर वो प्रथा बन जाता है। प्रथा के बाद से वो लोक जनरीतियाँ बन जाती है, फिर रूढ़ी बन जाता है, और फिर वो जो है एक संस्था में उसका हो जाता है क्या चीज़, परिवर्तन हो जाता है। और संस्था क्या होती है, वो नियमों का एक रूल्स होते हैं जिसके बेस पे हमें काम करना होता है। जैसे कि विवाह एक संस्था है तो विवाह में भी बताए गए हैं कि कौन से संस्कार होंगे, और वो रूल्स बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से संस्था का निर्माण होता है एक, तो इसको मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मान्यता प्रदान नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जब उसको मान्यता हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। सती प्रथा को आप लीजिए कि सती प्रथा हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति थी, जिसको समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। अगर वो नहीं होता तो क्या आज सोसाइटी का परिदृश्य कैसा होता, अगर उस पर काम नहीं किया गया रहता, उस पर लॉ नहीं बनाए गए रहते, उसके बारे में आंदोलन नहीं होता, लोगों को जागरूकता नहीं की गई थी, तो आज का परिदृश्य कैसा होता। चलो बहुत पहले जो है वो ऐसा होता था तो ठीक है, उस समय वही विचारधारा थी, लेकिन अब हर इंसान उस चीज़ में एडजस्ट नहीं हो सकता। सोसाइटी डेवलप हुई, आगे बढ़ी, सोच बढ़ी, शिक्षा बढ़ा, तो हमें उन चीज़ों में भी सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से तो आपको अमेंडमेंट, जो भी पहले के बिल होते हैं, एक्ट होते हैं, उनमें सुधार करने की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है। सो अब इतना हमने समझ लिया कि लॉ एंड सोसाइटी कैसे रिलेटेड हैं। तो हमने जो लॉ एंड सोसाइटी है वो समझ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है हमारा लागू हुआ था। और ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इसमें ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे हमें अधिकार प्राप्त हो गए हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस सोसाइटी में हमें किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। चाहे वो पहले जैसे था कि कुएं से पानी भरने में प्रॉब्लम थी, भाई शूद्र है, तो इस तरीके से जातिगत आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता पे थी, महिला पुरुष जेंडर बेस जो अभी भी है, तो इस तरीके से थे। और इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कानून की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार और कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं, जिनके बेस पे हम सोसाइटी में रहते हैं और इक्वली सोसाइटी का संचालन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ लॉ, मतलब कानून कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि कानून के भी अभी कई प्रकार है। जो हमें पढ़ना है वो आईपीसी वगैरह नहीं पढ़ना है हमें, कुछ जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं हम एक्ट्स को, लॉ को पढ़ते हैं। तो लॉ भी कई प्रकार के होते हैं। क्रिमिनल लॉ बनाए जाते हैं, लेबर लॉ आपको जो है वो बिल्कुल डिटेल में, मैंने जितने भी लेबर लॉ बनाए गए हैं उनको बताया है अपनी वीडियो में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सॉरी। कंपनी लॉ बनाए जाते हैं, वही लेबर एंड कंपनी लॉ में वो आ जाएंगे। प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है, जैसे कि उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह हो गया। टैक्सेस के प्रति जो भी कानून बनाए गए हैं ताकि ये सोसाइटी में हर क्षेत्र से जो है वो चीज़ें नियंत्रित रहें। धर्म के आधार पे भी नियंत्रण किया जाता है, राज्य के आधार पे, कानून के आधार पे,
इस सब जो है वो नियंत्रण के लिए बनाई गई हैं सोसाइटी के, ताकि जो है सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ना रहे। लेकिन संघर्ष और समानता तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों रहते हैं, लेकिन ज़्यादा संघर्ष हमेशा उत्पन्न ना रहे, इसलिए इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ, फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ है। नेशनैलिटी लॉ जो कि आपका सिटीजनशिप हो गया, जिसको कहते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट कैसे करना है, फिर जैसे कि संसद में कोई कानून बनता है तो दोनों सदनों में पारित किया जाता है सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के, उसके बाद से जो है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो लॉ बनते हैं। लॉ रिफॉर्म्स, लॉ एक बार बनने के बाद से उसमें अमेंडमेंट होता रहता है, जैसे कि आपका कोई सिटीजनशिप बिल ही है जो पहले बना था 1955 का, तो अभी जो है फिर नया बना 2019 में CAA। तो इस तरीके से अमेंडमेंट भी होते रहते हैं लॉ में, वो किसके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग। कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कि बाल विवाह पे कब रोक लगा था। तो बाल विवाह कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया, बाद में इसमें संशोधन, वही अमेंडमेंट होते रहे, और जो 2006 है इसमें संशोधन किए गए, और ये 2007 से जो है ये मतलब जो अमेंडमेंट वाला हुआ तो 2007 से ये प्रभाव में आ गया। और इसमें 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए 21 वर्ष जो है विवाह की आयु निर्धारित की गई। नेक्स्ट है 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में क्या चीज़ गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कि उसको सती प्रथा जो है हमारे देश में 1829 में इसको असंवैधानिक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और सती प्रथा अधिनियम जिसको कहते हैं 1829 में। अगला है 1856। 1856 16 जुलाई का दिन, तो विधवा पुनर्विवाह। अब विधवा, पहले जो है बाल विवाह हो जाते थे, अब विधवा हो जाती थी बच्ची पहले ही, तो क्या होता था कि उसको या तो सती कर दिया जाए, तो फिर सती प्रथा 1829 में ख़त्म हुआ, बाल विवाह 1929 में ख़त्म हुआ। अब विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की जो है वो इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। ये सामाजिक सब कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी जिनको दूर किया गया और कुछ इन अधिनियमों के द्वारा, और इसके पीछे समाज सेविकों का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, जिसमें आपको राजा राममोहन राय का तो नाम याद ही है, और ईश्वर सेन विद्यासागर जो है इनका योगदान जो है विधवा पुनर्विवाह में बहुत ही बड़ा रहा, और इस तरीके से जो है वो तो इस तरीके से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आपको याद रखना है। स्पेशल विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले 1872 में था, लेकिन इसको मान्यता बिल्कुल 1954 में अधिनियम के रूप में मिल गई कि इसमें विशेष विवाह अधिनियम, इंटरकास्ट मैरिज आप कह सकते हैं, धर्म के आधार पे कोई चीज़ इश्यू नहीं है, आप विवाह जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब इससे आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि जो खाप पंचायतें हैं जो भी हरियाणा पंजाब की तरफ लगे हुए हैं वो इसका विरोध करते हैं, इसके आधार पे ऑनर किलिंग की मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा था करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है, बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। बिगड़ा हुआ आचरण ऐसे तो एग्जाम में नहीं आता है आपको। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि सरकारी संपत्ति का मिसयूज करना या फिर गलत तरीके से जानबूझकर संपत्ति अर्जित करना, इसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार। इसका जो है वो सही अर्थ ये होता है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना था, ये बना था 1988 में, 1988 में। भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कहता है, किस तरीके से ये भ्रष्टाचार जो है वो उससे संबंधित है। तो ये इस तरीके से संबंधित है कि कोई भी तंत्र है, चाहे एजुकेशन का हो गया या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फंडिंग देना हुआ, किसी भी तरीके से आपके पास अधिकार है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब उसको मतलब सूचना प्राप्त उसके बारे में कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि अगर मान लो ये पैसा आया हमारे ग्राम के विकास के लिए, अगर 1 करोड़ रुपए आए और हमारे ग्राम में कुछ विकास ही नहीं हुआ तो वो पैसे गए कहाँ, इसके लिए आपको जानने की, आप
आपके पास अधिकार है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उन चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं और उसके बारे में एक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वही आपके पूरे प्रधानमंत्री तक जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें आप जिसको कहते हैं जन लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ था, ठीक है। हजारी जो थे, उनका नाम है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, अन्ना हजारे जो थे उन्होंने किया था। तो यही सब करप्शन को दूर करने के लिए, ताकि पारदर्शिता हो हर क्षेत्र में, जो है अच्छे से काम हो सके और हर एक बंदे को पता हो कि क्या उसके देश में चल रहा है या फिर उसकी सोसाइटी में चल रहा है। यहाँ पे एक करंट अफेयर की क्वेश्चन है जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, जिसमें भारत जो है उसका जो रैंक है वो 80 है, यानी भ्रष्टाचार के मामले में हमारा रैंक जो है वो 80 है। और सबसे अच्छा जो रैंक है वो किसका है, वो है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड का। डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड जो है वो पहले स्थान पे हैं। एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में अभी भूटान जो है इस मामले में सही है। और ये जो इंडेक्स है वो कौन प्रेषित करता है, कौन पब्लिश करता है, कौन तैयार करता है, वो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को प्रेषित करता है, और ये 2020 जनवरी में आई है, जो 2019 की रैंकिंग है, जिसमें भारत की रैंकिंग 80 है। तो ये बहुत छोटे से 2 टॉपिक थे। आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा इससे। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल।